रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो रहे दिल्ली में। तो जब हमने बताया ये दो मिनिस्टर्स को, उन्होंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमने बोला हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि अगर हो रहा है तो वो आश्वासन देते कि ऐसा अब से नहीं होगा, कि जो हमारे दूसरे और तीसरे डिमांड्स है, कॉम्पनसेशन एंड एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी की ऐसा फ्यूचर में भी एफआईआर फाइल ना हो, उस पे सरकार ने पॉजिटिव साइन दिखाया। सरकार ने बोला कि इन प्रिंसिपल हम लोग मान रहे हैं आपकी ये दो डिमांड्स। तो कल हमें फिर से बुलाया है। सीजेपी की 3 बड़ी मांगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस हो। बैठक खत्म होने के बाद सीजेपी नेताओं ने बताया कि सरकार ने उनकी मांगों पर विचार करने के लिए समय मांगा है। सीजेपी के मुताबिक सरकार 2 मांगों पर विचार करने को तैयार है, लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर संगठन अपने रुख पर कायम है। 45 मिनट की बैठक का नतीजा, मांग पत्र सरकार को सौंपा। सरकार ने मांगा समय, शनिवार तक फैसले का इंतजार। सीजेपी ने चेतावनी दी है कि अगर शनिवार तक कोई सकारात्मक फैसला नहीं आया तो आंदोलन को देश भर में और तेज किया जाएगा। अब फैसला सरकार के जवाब पर टिका है। अब सरकार के हाथ में है कि यह आंदोलन कितने और दिन चलेगा। अब आगे क्या, सरकार का फैसला। सीजेपी की अगली रणनीति, आंदोलन जारी रहेगा या खत्म। सीजेपी आंदोलन अब तक का सफर। 20 जून नीट पेपर लीक मामले को लेकर सीजेपी ने आंदोलन शुरू किया। 26 जून जंतर मंतर पर प्रदर्शन तेज हुआ। जुलाई शुरुआत, सीजेपी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। जुलाई मध्य, प्रदर्शन में समर्थकों की संख्या बढ़ी। प्रदर्शन के दौरान बवाल, पुलिस पर पथराव का आरोप, कई पुलिसकर्मी घायल। गुरुवार रात जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की। 26 दिन का अनशन खत्म। आज सरकार और सीजेपी के बीच अहम बैठक, मांगों पर चर्चा। इससे पहले सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी 26 दिन के अनशन के बाद अपना उपवास खत्म किया। सरकार की पहल के बाद अब सीजेपी के साथ बातचीत का दौर शुरू हुआ है। फिलहाल सबकी नजरें सरकार के अगले कदम पर है, क्योंकि शनिवार तक आने वाला फैसला तय करेगा कि सीजेपी आंदोलन की दिशा क्या होगी। क्या बातचीत से निकलेगा समाधान या फिर तेज होगा आंदोलन का अगला चरण। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो सवाल बहुत से हैं और जवाब खोजने की कोशिश की जाएगी आज की इस खास बातचीत में। हमारे साथ पैनल में खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, के शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, राकेश पोद्दार भाजपा प्रवक्ता के तौर पर, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ दीपचंद राठौर जी मौजूद हैं। तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। सबसे पहले राकेश जी आपके पास आते हुए, तो देखिए कल दोपहर 2 बजे तक का समय मांगा गया है। तो ये जो समय मांगा गया है बेसिकली समाधान निकालने के लिए, समाधान तलाशने के लिए, या सिर्फ समय ही निकालने के लिए? देखिए, हमारी सरकार ने समाधान के साथ साथ समाधान को निकालने के लिए नहीं, हम देश की जनता के साथ हमारी सरकार खड़ी है। हमारी किस प्रकार स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश नड्डा जी, जितेंद्र सिंह जी जाकर सोनम वांगचुक जी से मिलने का काम किया। रही विषयों की बात, हर विषय पे हमारी सरकार गंभीर है। देश के प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से ट्वीट के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक बनाकर जो भी दोषी होंगे उसको जेल भेजा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी और समाधान भी निकाला जाएगा। देश के प्रधानमंत्री पर देश की जनता का भरोसा है
और मैं विपक्ष को भी कहना चाहता हूं कि छात्रों पे राजनीति मत कीजिए। राजनीति करनी है तो हर विषय पर कीजिए, और भी विषय हो सकता है, लेकिन ये लोग राजनीति कर रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री ने सोमवार के दिन सदन में, लोकसभा के सदन में 10:45 में मीडिया के साथियों को कहा, उन्होंने कहने का काम किया कि हम हर विषय पे बात करेंगे इस सत्र में प्रश्नकाल के दौरान। लेकिन विपक्ष के नेता, जिनकी एक गरिमा थी, राहुल गांधी जी देश के विपक्ष के नेता हैं, लोकसभा के अंदर सदन के नेता हैं, प्रियंका गांधी सदन के नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब सदन के नेता हैं, सदन में सवाल नहीं पूछते हैं, सदन के बाहर चले जाते हैं। इसीलिए 4 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी को कहा था कि आप बचपना करते हैं, लोकतंत्र के मंदिर में सवाल नहीं पूछते हैं, सड़कों पे आते हैं। तो सरकार को नीचे दिखाने का काम, देश का लोकतंत्र को नीचे दिखाने का काम इन पे आरोप लगता है। एक और बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि किस प्रकार हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने रविवार के दिन सभी सर्वदलीय बैठक बुलाने का काम किया। सभी पार्टियों को बुलाकर सर्वदलीय बैठक हुई और बैठक में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हर विषय पे सरकार तैयार है, चाहे नीट का मामला हो, और 8 विषय था इस बार जो बिल पास होना था, उस पर भी हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन लोगों ने राजनीति करना है, बच्चों के ऊपर इन्होंने राजनीति करने का काम किया है। मैं बार बार कहता हूं, ठीक है राकेश जी, बिल्कुल, जहां देश जलाने की बात हो, जहां नेपाल बनाने की बात हो, चाहे बांग्लादेश बनाने की बात हो, ऐसी बातों से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है। बिल्कुल, आपकी बात का जवाब देने के लिए कांग्रेस से दीपचंद राठौर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। दीपचंद जी, इधर देखिए, छात्रों के द्वारा तो जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो किया ही जा रहा है, लेकिन बीजेपी इस प्रकार का आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं आपदा में अवसर खोजने का काम कर रही है कांग्रेस, कि चलो मानसून चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, तो बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। दीपचंद जी, देखिए, आदरणीय मनीषा जी, आपको और आपके पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो कहा, मैं उसकी बात का जवाब देना चाहता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री का आश्वासन खोखला है। देखिए, 2023 में भी चित्तौड़गढ़ के अंदर कुछ ऐसा ही भाषण उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि पेपर लीक के जितने भी दोषी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ऐसा ही भाषण उन्होंने 2023 में नवंबर में दिया था उदयपुर में, वहां पर भी यही वादा किया था। फिर 2024 में मोदी जी ने एक कानून बनाया जिसका हम सभी विपक्ष ने स्वागत किया था, अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के अंतर्गत जो भी एग्जाम में धांधली होती है उसके अंदर सजा का प्रावधान था। लेकिन यही बात मोदी जी ने संसद के पटल पे भी कही थी, और कोई भी पेपर एग्जाम लीक होगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कितने के ऊपर कार्रवाई हुई, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे, इनसे पूछिए। पिछले 10 सालों के अंदर 152 से ज्यादा पेपर लीक के केसेस सामने आए, और सजा कितने को हुई? मनीषा जी, मात्र 0 को। फास्ट ट्रैक की इन्होंने भी बात करी, तो बताना चाहूंगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हुई। देश की अदालतों में 5 करोड़ 64 लाख केस पेंडिंग है। कितने जजों की नियुक्ति हुई है, ना के बराबर हुई है। और आज जो आश्वासन मोदी जी दे रहे हैं कि बच्चों के साथ बेईमानी हो रही है और बच्चे चर्चा करें ना मांग रहे हैं, इस पर चर्चा करें ना। सदन वो जगह है जहां पर आपकी तमाम बातों के समाधान निकाले जा सकते हैं, आपकी बातों को सुना जा सकता है, प्रश्नों को सुना जा सकता है। तो सदन से वॉकआउट बार बार क्यों कर रहे हैं? सदन में कार्यवाही को बाधित क्यों कर रहे हैं? आदरणीय मनीषा जी, यही तो रोना है कि संसद में बात रहती है, नहीं तो मोदी जी सुनते हैं, नहीं अमित शाह सुनते हैं। तो आज विपक्ष जाए तो जाए कहाँ? या तो हम सड़क पे बात करेंगे, अब सदन में आइए आप, हम तो बात करने के लिए तैयार बैठे हैं, पर बैकआउट तो खुद माननीय मोदी जी कर रहे हैं। सदन में बात ही तो नहीं हो रही, चर्चा हो ही तो नहीं रही है सर। लोकतंत्र के अंदर अगर चर्चा होती तो इतने दिनों से सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट ना चढ़ रही होती। तो एक बात बताइए मनीषा जी, अगर मोदी जी सदन के अंदर नहीं सुन रहे हैं, आज 22 दिन से अंदर जंतर मंतर पे युवा बैठा हुआ है, किसकी गलती है? आज शासन प्रशासन केंद्र में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। स्टेट में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी। आपको उस टाइम में पूछा जाए जो 21 बच्चे गए हैं, वो 21 बच्चे नहीं है, 21 परिवारों को उन्होंने खत्म करा है। इसके जवाबदारी कौन देगा? ये तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना यहाँ पर। और हमारे कार्यकाल में कितने मंत्रियों ने इस्तीफा दिया? शिवराज पाटिल ने दिया, ए राजा ने इस्तीफा दिया, विनय कुमार बंसल ने इस्तीफा दिया, शशि थरूर ने इस्तीफा दिया। तो भाई धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी में ऐसा क्या है जो चिपक गए हैं? आज उन्होंने अगर कोई पेपर माफिया का अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं
तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आया बैठे, इनसे पूछिए, आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगे, धर्मेंद्र प्रधान का, किसने रोका है? हमारे यूपीए कार्यकाल के अंदर अगर कोई वक्त में कोई इस तरह की चूक हुई थी तो हमने उनसे इस्तीफा लिया। तो इस्तीफा देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए लिया जा रहा है कि पेपर माफियाओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को कमाई का एक जरिया बना चुकी है। आज देखा जाए तो आप देखो, इलाहाबाद, दिल्ली कोर्ट के अंदर कितने सेंटर हैं जहां पर एक बच्चा नहीं पढ़ता। जब बच्चा कोई नीट और एग्जाम यूपीएससी की तैयारी करता है तो उनके माँ बाप अपने खेत खलियान, अपने मतलब जीवन भर की पूंजी लगा देते हैं, और वही बच्चा अगर नीट के अंदर उनका पेपर लीक हो जाता है और वही बच्चा अगर आत्महत्या कर लेता है तो उसके माँ बाप से पूछिए क्या दर्द होता है। आज 21 बच्चों के ऊपर जो उन्होंने मतलब उनकी डेथ हुई है, उनकी जिम्मेदारी इनको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? आज 21-22 दिन से मंत्र पे देश का हुआ बैठा हुआ है। आपके सवालों को लेकर बिल्कुल, आपके सवालों को लेकर धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि हैं, इनके एमपी कहते हैं कि ये बढ़िया है, भेड़िया है, और इनके मदन जो राठौड़ है एमपी, वो कहते हैं भाड़ू के टट्टू। आप बताइए, युवाओं को ये भाड़ू के टट्टू कहते हैं। युवा अपना हक मांग रहा है, अगर युवा अपना हक मांग रहा है तो उनको आतंकवादी और देशद्रोही बता रहे हैं। दीपचंद जी ठंड रखें, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। के शर्मा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी सुन लेते हैं। के शर्मा सर, तो देखिए जिस तरह से आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है बीजेपी और सीजेपी के बीच, तो इस बैठक को क्या गतिरोध खत्म करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल समझा जाए या एक शुरुआत के तौर पर देखा जाए? मनीषा जी, देखिए, किसी भी देश का कोई आंदोलन का मतलब होता है कि वो जो वहां पे जो समस्या है उसका डिमांड रखना। यदि सरकार यदि पूरा कर देती है, ठीक है, सारे वाले 4 मांगे हैं, 10 मांगे हैं, यदि आपको बीच का भी 5-6 मांगे जो पॉसिबल है एट द टाइम, यदि वो देती है तो फिर आंदोलन की जरूरत होती नहीं है। आंदोलन पर इतने लंबे समय के बाद यही यदि करना था, यदि आपको, तो कुछ दिनों 5-6 दिनों में ये जो चिंगारी को आग बनने नहीं देना था। और जो चिंगारी को आग बनने के बाद उसमें जो इन्होंने जो बम का जो बारूद उसमें डाला, जो पिटाई कर करके लोगों को मार मार के, वो जो है वो नहीं करना था। यही चीज पहले कर लिए होते, कहते ना, सही वक्त पे कर लेते तो ये चीज आज ये नौबत नहीं आती। फिर आपको ये सरकार की किरकिरी नहीं होती। सरकार की इतनी ज्यादा जो है लोगों के बीच में जो नफरत जो हुआ वो क्यों होता है? तो मेरा ये मानना है, आज लोग ये आंदोलन क्यों समझ रहे हैं, नीट एक एग्जाम क्यों समझ रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं, देश के आधे लोग ये सोच रहे हैं नीट का एग्जाम है, बच्चे का भविष्य खत्म हो जाएगा, ये मुझे तो सच बताऊं, उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है मनीषा जी, आपका यदि घर में कोई बीमार होगा और यदि आप हॉस्पिटल जाओगे तो आप चाहोगे ना कि वही डॉक्टर उसको चेक करे जो नीट का पेपर का चोरी लिख करके पास ना किया हो, जो चोरी के डॉक्टर ना बना हो, जो कैंची ना छोड़ दे, जो अंदर रुई ना छोड़ दे ऑपरेशन के बाद अंदर। आप चाहोगे ना कि जो अपना जो जमीन बेच के या सोने गहने जो बेच के आप अपनी माँ का जो इलाज करा रहे हो, एक ऐसा डॉक्टर इलाज करे जो हम जिसको भगवान समझ के अपनी माँ का जो है जान दे देते हैं, और आप इलाज करो और उसको जान से बचा लो। वैसे डॉक्टर यदि नीट के पेपर जो लिख के, बात पेपर लिख के नहीं है, बात है देश में यदि हम है सबसे ज्यादा, जब जीवन और मौत के बीच में यदि कोई आदमी है जो बचा के लाता है वो डॉक्टर है। यहाँ पे डॉक्टर सुनील कौशिक जी भी है, देखिए वो ठीक है, वो पीएचडी वाले डॉक्टर है, पर डॉक्टर भी पीएचडी का बनना आसान नहीं है। मैं सुनील कौशिक जी को भी यही कहूंगा कि इतना जरूर वो समझते होंगे कि नीट एक पेपर नहीं है, नीट एक पेपर डॉक्टर बनने का रास्ता है। सुनील जी ने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है, आप उन्हें क्यों कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, सुनील जी भी काफी मुस्कुरा रहे हैं, उनके पास आ जाते हैं। वो जान रहे हैं कि ये दुनिया इसको आंदोलन, सर अभी तक उन्होंने कुछ कहा ही कहा है, अभी तक उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। आप तो अपने माइंड में नैरेटिव सेट कर रहे हैं और वो भी चुपचाप मुस्कुरा रहे हैं। तो चलिए सुनील जी आपके पास आते हुए, सुनील जी तो देखिए, आधी शक्ति लेना चाहता हूँ और उनको आज देश के लिए बोलना पड़ेगा। डॉक्टर सुनील, अपने डॉक्टर का जो नाम उपाधि जो है उसको आज उसको सम्मान देना पड़ेगा। आज उनको बीजेपी के समर्थक से बाहर हटके उनको आज देश के लिए बोलना पड़ेगा। मैं उनके अंदर के शर्मा सर, डॉक्टर सुनील कौशिक जी के पास पहुंचने तो दीजिए, वो मुस्कुरा रहे हैं, उनके पास पहुंचने तो दीजिए, उनका भी मत जान लेते हैं। ठीक है डॉक्टर सुनील कौशिक जी, देखिए सभी की बातों को आप सुन रहे हैं, सिर्फ लीपापोती समझा जाए इस पूरे प्रकरण को अब, क्योंकि काफी दिनों के बाद अब बीजेपी ने इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया है और
ये जो अब सकारात्मक पहल की गई है बातचीत के जरिए, तो क्या ये रणनीति कुछ काम करती हुई नजर आ रही है बीजेपी के लिए अब? देखो मनीषा जी, महत्वपूर्ण ये है कि जो लोग भी भारत सरकार के मंत्रियों के साथ वार्ता कर रहे हैं वो जिम्मेदार हैं कि नहीं, उनकी बातें समझौते के बाद विपक्ष के राजनीतिक दल मानेंगे कि नहीं मानेंगे, उनकी पार्टी के लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अभी कुछ दिन पहले जब जेपी नड्डा साहब से एक वरिष्ठ पदाधिकारी की मीटिंग होती है, वो निकाल दिया गया। वो गए कैसे मीटिंग करने के लिए, किसने भेजा, किन मांगों को लेकर के भेजा, और एक ऐसा दल जिसका पास्ट आप देखेंगे तो कुछ है ही नहीं। क्या देश के छात्रों ने उनको चुना है, या देश के छात्र संगठन उनको समर्थन कर रहे हैं, या देश के छात्रों का उनमें प्रतिनिधित्व है, ये महत्वपूर्ण है। आखिर में बात किससे की जाए और कितनी महत्वपूर्ण बात हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जो भी लोग वहां आंदोलन कर रहे हैं, मैं नहीं देखता पत्रकार होने के नाते उनमें देश के छात्रों का प्रतिनिधित्व है। एक भी मंच पे मुझे नहीं दिखता। क्या जो लोग सुसाइड किए उनके परिवार वालों को बुला के बिठाला गया, उनके परिवारों की समस्या सुनी गई, उनसे वार्ता की गई? क्या जो भी मुद्दे हैं, जैसे आज कहा कि 2 बातें माननी हैं और एक तीसरी बात है प्रधान जी के इस्तीफा देने की, वो कल सरकार बताएगी, या सारी की सारी बातें मान ली जाएं तो क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा? या जो जंतर मंतर पर बैठे हैं उनके हाथ में आंदोलन है, या जो लोग दिल्ली की सड़कों पर हैं, मैं वास्तविक रूप से कह रहा हूं, वो छात्र हैं क्या? मेरे देश का छात्र नहीं हो सकता जो प्रधानमंत्री को गाली दे। मेरे देश का छात्र नहीं हो सकता जो देश के संविधान को गाली दे। मेरे देश का छात्र नहीं हो सकता जो संसद की तरफ कूच करे। जो भी छात्र हैं सम्मान तरीके से, मुझे लगता है मैंने तमाम आंदोलन देखे हैं, तमाम आंदोलन मैंने देखे हैं मनीषा जी। एक उसका बड़ा ब्लूप्रिंट होता है, और कौन समस्या है, कौन प्रतिनिधिमंडल में शामिल होगा, ये सब कुछ पहले से ही तय होता है। तो ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी सरकार ने पहल की है, उसका स्वागत होना चाहिए। जो सीजेपी के जो नेता गए हैं और जिन मुद्दों को लेकर के गए हैं, या वो समझौता सरकार के बीच होता है, सरकार मांगे मानती है, तो मुझे लगता है कि सारे लोगों को बात माननी चाहिए। ये भविष्य के गप्प में जो के शर्मा जी ने बड़ा महत्वपूर्ण बात कही कि साहब जो लोग हैं नीट की परीक्षा देकर के आए हैं, वो कैसे, जो पर्चा लीक हो जाएगा उससे डॉक्टर बनेंगे तो कैसे इलाज कराएंगे? के शर्मा ये भी कह देते कि जो 80 अंक ला करके डॉक्टर बने हैं उनसे हम कैसे इलाज कराएंगे? उनसे कैसे इलाज होगा जो परीक्षा पास करके ही नहीं आए, सिर्फ आरक्षण के आधार पर आ गए हैं? या आरक्षण के आधार पर जो लोग डॉक्टर्स इंजीनियर बन रहे हैं उनका देश का कैसे कायाकल्प होगा? इस पे भी के शर्मा बोल देते। उस पे नहीं बोलेंगे, उस पे इसलिए नहीं बोलेंगे कि लोग नाराज हो जाएंगे। यदि उस पे मांग रखते हैं कि हाँ निश्चित तौर से के शर्मा आरक्षण का विरोध करते हैं, ईमान के शर्मा बोलिएगा ना यार, के शर्मा जी प्लीज, के शर्मा जी बोलिए, एक एक करके अपनी बात को रखें। बिल्कुल, आपको दिया जाएगा समय, आप काहे उतावले हो जाते हैं? आपका सम्मान रखा जाएगा, आपको समय पूरा दिया जाएगा, पूरा समय दिया जाएगा। तो मेरे बात बोलिएगा ना, कौन मना कर रहा है कि आप जवाब नहीं देंगे उसका? अरे ठीक है, सुनिए डॉक्टर साहब, ठीक है सुनील जी, पास करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए सुनील जी, के जी ठीक है। राकेश जी एक बार फिर से आपके पास आते हुए, ठीक है के शर्मा जी, भरपूर समय मिलेगा, अभी नेक्स्ट राउंड का वेट करें। अरे के शर्मा जी तनिक वेट करें, आपका दूसरे राउंड में फिर से आपका वक्तव्य सुनेंगे। राकेश पोद्दार जी के पास पहुंच जाते हैं। बहुत सारे एकदम से बम फूटने लगे हैं बीजेपी पर ही, अब उनको भी कहीं ना कहीं काउंटर करने दें। राकेश जी देखिए, इतना बड़ा बात बोल दिया और आप उसका काउंटर नहीं ले रहे हैं सर, क्या बात है? आपकी बातों का काउंटर लेने के लिए पहुंची थी ना मैं, तो अभी राकेश जी के पास भी पहुंचना बनता है नेक्स्ट राउंड के लिए। आपको भी बोलने का सर भरपूर मौका दिया जाएगा। थोड़ा सा संयम रखें सर, थोड़ा सा संयम रखें। बिल्कुल राकेश जी, तो देखिए एक के बाद एक कई तीर आपके ऊपर आ रहे हैं, बीजेपी के ऊपर आ रहे हैं। बीजेपी की नींद आखिरकार इतनी देर से क्यों खुली? सबसे पहला सवाल तो यही है। दीपचंद राठौर जी ने भी यही बात कही कि जब
कहीं ना कहीं मिलियन ऑफ फॉलोअर्स गिरने लगे और कई तरह के तीर जब बीजेपी के पास निशाने में चूकने लगे, तो अब प्रशासन की और बीजेपी सरकार की नींद खुलने की काम हुई है। और जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि कल जो 2 बजे तक का समय मांगा है, तो क्या ऐसी उम्मीद की जाए कि धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा मांगा जा सकता है? और अगर ये समय मांगा गया है तो आखिर क्यों मांगा गया है? मनीषा जी, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो कल जंतर मंतर 27 दिनों से जो प्रदर्शन हो रहा था, क्या उन्होंने एक बार भी नीट की बात कही? नहीं की। सीता माता क्या पति का नाम लेकर नीता का पति का काम होता है? क्या नीट का परीक्षा में ही पूछा गया था? नहीं पूछा गया था। कश्मीर भारत का हिस्सा है, क्या नीट का यही मामला था? नहीं था। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, जो पूछा गया या जो नहीं पूछा गया उस पे क्यों बात करनी? सर, जो पूछा गया या ना पूछा गया उस पे क्यों बात करनी? हम जो पूछ रहे हैं उसका सवाल का जवाब दीजिए ना। बीजेपी के ऊपर राजनीतिक दबाव इस वक्त ज्यादा है या नैतिक दबाव? नहीं, ना राजनीतिक दबाव है, नैतिकता के हमारी सरकार बार बार काम करने का काम किया है। ठीक है, आपके पास वापस लौट के आएंगे। दीपचंद राठौर जी एक बार फिर से आपके पास लौटते हुए। ठीक है राकेश जी, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, एक बार फिर से आपके साथ संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। दीपचंद जी के पास इधर लौटना चाहेंगे। दीपचंद जी, देखिए राहुल गांधी जी भी बीच में आके बहुत ही ज्यादा बातें कर रहे हैं। उन्होंने बैलेट गन पीड़ित के साथ भी कहीं ना कहीं आज अपनी बातों को रखा। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल अगर सरकार की तरफ से कोई संतुष्ट कर देने वाली प्रक्रिया सामने आ जाती है तो फिर कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या होगी? आदरणीय मनीषा जी, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। वो नारा इनका गलत हो गया है। अब इनका एक नया नारा आया है, ना पढ़ूंगा ना पढ़ने दूंगा। देखिए, मैं अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है इनसे पूछना चाहूंगा। अभी इन्होंने कहा कि इनकी देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अभिभावक बन के हमारे बच्चों के कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये नहीं है उनकी प्राथमिकता उनकी है कि बच्चों को दौड़ दौड़ा के पीटना और क्या होने वाली वही है? छात्रा बात करिए। नहीं, उनकी प्राथमिकता क्या है उन पे छोड़ दीजिए। आपकी अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस पर आइए। आदरणीय मनीषा जी, स्ट्रैटेजी तो ये है जो आज जेपी नड्डा जी और ये जितेंद्र जी जो मीटिंग रख रहे हैं, मैं आपके चैनल पे कह के जा रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तो वहां निर्मला सीतारमण को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, अमित शाह को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे चोरों की कुंडली है। और जब वो कहते हैं ना कि एक चोर दूसरे चोर को जब देखता है तो सब चोर नजर लगाए आते हैं। आज ये सिस्टम ये होना चाहिए, सरकार इनकी है, जवाबदारी इनकी बनती है कि आज जो पेपर लीक हो रहा है, आज 12 साल के अंदर सरकार में कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो सवाल इनसे बनता है कि ये पेपर लीक हो रहा है किस वजह से हो रहा है, और पेपर लीक हो रहा है जो पेपर माफिया है उन पर पाबंदी कैसे की जाए। पर इस पर सवाल जवाब नहीं हो रहा है। अभी सुनील कौशिक जी ने एक बात कही, सुनील कौशिक जी को वो जंतर मंतर पे छात्र नजर नहीं आ रहे। इनको भी वो भेड़िया या ये कह रहे हैं कि बाहर से लेकर आया रहे। भाई वो जेएनजी है, देश का युवा है, देश का भविष्य है। उनको पता चल रहा है कि हमारा भविष्य किस तरह भारतीय जनता पार्टी उनको बर्बाद कर रही है। उनको इस चीज की तड़प है, लेकिन सुनील कौशिक जी को इस चीज की तड़प नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जंतर मंतर पे वहां पे जो गए हैं छात्र वो देश का युवा नहीं है। अरे उनसे पूछिए, उनके माँ बाप से, जो दिन पे रोज जो गरीबी की रेखा के नीचे भी रह के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। आप यहाँ पे बैठकर बोल रहे हैं कि देश का युवा है, वो सड़क पे देश का युवा नहीं है। अफजाल पहुंच जाता है वहां के प्रदर्शन में, ठीक है, और वहां पे गन फायरिंग भी करता है और गन लहराता हुआ नजर आता है, तो क्या वो युवा है? उनकी बात कहां तक गलत है? आदरणीय मनीषा जी, देखिए सरकार किसकी है? जब वहां पर एक परिंदा नहीं जा सकता तो गन कहां से आई है? आप बताइए, बिना डंडे के बिना नेम प्लेट के जो छात्रों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो हमारे दिल्ली पुलिस के अनुराग जी हैं सीपी, उनसे मैं अनुरोध करता हूं, जो बिना नेम प्लेट के हमारे छात्रों पर लाठीचार्ज करते हैं, वो किसके बंदे थे? वो आरएसएस और बीजेपी के बंदे थे। वो कहां से आए, किस जगह से आए? जब बाहर का आदमी अंदर नहीं आ सकता, आपने चाहो तो बैरिकेड लगा रखे हैं, सारे मेट्रो स्टेशन बंद कर रखे हैं, तो आतंकवादी तो है नहीं, या पाकिस्तान तो है नहीं, तो नीचे से आगे
बताइए, ये जो अंदर घुसे हुए हैं, जो लाठीचार्ज कर रहे हैं छात्रों पे, ये कौन है? इनकी जवाबदारी किसकी होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए कि विपक्ष में बैठे लोगों की होनी चाहिए? पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह ही नहीं रहे कि हमारी जवाबदारी होनी चाहिए, और आप ये मेरे से उल्टा जवाब पूछ रहे हैं कि भाई जवाबदारी किसकी होनी चाहिए? जवाबदारी तो धर्मेंद्र प्रधान को लेनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को लेनी चाहिए, जिनकी सरकार है। सर, जो मैं सवाल पूछूंगी उसका तो जवाब आप देंगे ना? जवाब दे तो रहा हूं मैं मनीषा जी आपको। ठीक है, राकेश जी के साथ एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश की गई है, जुड़ चुके हैं दोबारा उनके पास आते हुए। राकेश जी, देखिए, युवाओं के अंदर कहीं ना कहीं सरकार के प्रति इस वक्त एक अविश्वास की स्थिति देखने को मिल रही है। भरोसा दोबारा से कायम करने के लिए आखिरकार सरकार की अगली रणनीति क्या कुछ होने वाली है? 2 बजे का समय जो मांगा गया है, कौन सी ऐसी जादुई छड़ी घुमाई जाएगी कि कहीं ना कहीं सीजेपी को और वहां पर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को संतुष्ट कर दिया जाए? देखिए मनीषा जी, इन्होंने 2 बजे का जो समय की बात कर रही है, इसमें राजनीति दिख रहा है। इन लोगों को प्रदर्शन करना है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है उसके नारे लगाने, मां सीता का अपमान करना है। ये लोग कहते थे कि लद्दाख के लोग अगर लद्दाख के बॉर्डर से हट जाएंगे तो चीन घुस जाएगा, उनके साथ ये लोग वाले लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र है, यहाँ पे हर बातों को मानी जाती है। क्या किसान बिल था, देश के प्रधानमंत्री ने बात नहीं मानी, उनकी बात भी मानी किसानों की। युवाओं के साथ आज देश के प्रधानमंत्री खड़े हैं। अब बार बार प्रधानमंत्री सोशल मीडिया के माध्यम से, मनीषा जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बताने का भी काम कर रहे हैं कि मैं युवाओं के साथ खड़ा हूं, छात्राओं के साथ खड़ा हूं, लेकिन ये बोलने में इतनी देरी क्यों लगाई? 20 जून से प्रदर्शन चल रहा है, आखिरकार प्रधानमंत्री ने जनता के सामने आने में इतनी देरी क्यों लगाई? जिस जी पाकिस्तान जिनमें नारे लगते हो, देश के प्रधानमंत्री उसके सवाल पर जवाब देने आएंगे? नहीं आएंगे। जहां बांग्लादेश की झंडे लेकर प्रदर्शन में कर रहे हो, जहां 13 दिन का 13वीं मना रहे हो देश के प्रधानमंत्री को, क्या प्रधानमंत्री आएंगे? नहीं आएंगे। लोकतंत्र उनका मौलिक अधिकार है। मैं कहना चाहता हूं देश की जनता से, युवाओं से कहना चाहता हूं कि मोदी है उनकी नहीं, मोदी जी ये है, सब काम करेंगे युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब तो समय दे दीजिए मनीषा जी। बिल्कुल आप ही के पास आ रही हूँ, बिल्कुल आप ही के पास आ रही हूँ। ठीक है, के शर्मा जी, देखिए, तमाम बातों को सुन रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर भी बना के रखे हुए हैं। जो बढ़त है वो किसके पास जाती हुई नजर आ रही है? सत्ता पक्ष के पास कि विपक्ष के पास? पूरी राजनीतिक तस्वीर का अगर विश्लेषण करेंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, तो ये तस्वीर क्या कुछ कहती हुई? राकेश पोद्दार जी, यदि राकेश जी विश्लेषण क्या करेंगे? के शर्मा जी कांग्रेस के एजेंट है, तो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस की पार्टी में। अरे सर, शाउटिंग मैच कराने के लिए नहीं बैठी हुए। सर, शाउटिंग मैच नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, एक एक करके अपनी बात को रखें। माइक ऑफ कीजिए उनका, माइक ऑफ। ठीक है, माइक ऑफ कर दीजिए। नहीं सर, माइक किसको ऑफ करना है ये मैं निर्धारित करूंगी। आपको अपनी बात रखने का मौका दिया गया है, आप अपनी बात रखें। डिस्टर्ब करेगा सर, बोले ना, आपकी बात। सर, समय निकल रहा है, आप अपनी बात को रखें। मेरा ये कहना है, आप तो डिस्टर्ब करते ही नहीं शर्मा जी। एक आम इंसान है, तब तो उनका फंडामेंटल राइट है, वो जो चाहे आए और नहीं आए। यदि अब वो प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री का फंडामेंटल राइट नहीं होता है, वहां पे देश का राइट होता है, और देश वहां ड्यूटी है, क्योंकि आप देश की प्रधानमंत्री मलाई खाने के लिए नहीं बने हैं, देश की सेवा करने के लिए बने। वहां पे ये पहला सवाल, इनका जवाब दे दूं। दूसरा, वहां पे जो भीड़ में जो लोग आए थे, वहां पे कोई भी आदमी जो थे वहां पे, वो थे पाकिस्तानी नहीं थे, घुसपैठी नहीं थे, बांग्लादेशी नहीं थे, और ना भाड़े के टट्टू थे। यदि डॉक्टर साहब को दिखता है या राकेश पोद्दार जी को, तो इनका चश्मा दोनों आदमी को अपना बदल लेना चाहिए। ठीक है ना? तीसरी बात, जो कह रहा है कि नीट के एग्जाम में दलित और ओबीसी का जो रिजर्वेशन से जो आते हैं, वो कैसे डॉक्टर बन के आते हैं? सुनिए, स्कूल में एडमिशन और नीट के में डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, प्री एग्जाम है वो, उसके रिजर्वेशन मिलता है। लेकिन उसके बाद एग्जाम में डॉक्टर बनने के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। यदि वो ज्ञान नहीं है तो ज्ञान प्राप्ति कर ले,
क्योंकि ऐसा है, और ये उनको ज्यादा उनके चेहरे पे दुख नहीं होना चाहिए। ये समाज में बाबा भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में ये सोच के बनाया था कि हमारे देश के जो बाकी तबके के लोग हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, साधन नहीं है, आपके तरह व्हाइट तौलिया वाला कुर्सी नहीं है, बढ़िया एसी नहीं है जिनके घर में, तो वो कैसे वहां पे आए, उसके लिए बनाया गया। शर्मा जी, शर्मा जी, आपको शर्मा नाम लगाने से जहाँ ब्राह्मण मुर्दाबाद का नारा लगता था, क्या आपने उसका विरोध किया? नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर कहाँ लिखे हैं? कौन बोल रहे हैं भाई साहब? कहीं चश्मा तो उनका ऊपर लगा है। ये शासन करो। बाबा साहब अम्बेडकर कहाँ लिखे थे? कहाँ लिखे थे बताइए। गाड़ी से बोल रहे हैं। शर्मा लगाने से आप बोल रहे हैं क्या? अच्छा, वो बीच में आदत होता है। ब्राह्मण 23 दिन तो ये 40 अपनी बात को रखने दें। राकेश जी आपके पास लौटेंगे, आपके पास लौटेंगे। के शर्मा जी को अपनी बात रखने दें। नहीं, दुख लगता है, दुख लगता है। के शर्मा गाड़ी में बैठे ब्राह्मण विरोधी के साथ बोलते जा रहे हैं, देश विरोधी के साथ करे। के शर्मा अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए ब्राह्मणों को आदरणीय मेहमान हैं हमारे, जिन्हें पूरे नेशनल टीवी पर स्क्रीन पर दर्शक देख रहे हैं, एक एक करके अपनी बात को रख लें। लगते हैं वहाँ पे के शर्मा क्यों नहीं बोल पाते हैं? ठीक है। अरे आपका बातें नहीं सुने भाई, आपका काम बात अच्छे ढंग से शर्मा जी, आप बिहार के लोग हैं, बड़ा दुख लगता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। अरे पहले गाड़ी रोकिए ना, गाड़ी नहीं चल रहा है, नेटवर्क है ही नहीं, गाड़ी रोकिए पहले आराम से, गाड़ी रोकिए ना। खाली चाय 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 चिल्ला रहे हैं, कितना चाय चाय करते हैं भाई। आप उनके साथ पहले गाड़ी रोकिए, नेटवर्क सही कीजिए, फिर विवेक में आइए ना। कहना चाहता हूँ मनीषा जी, इनका गाड़ी चल रहा है। देखिए, आप दोनों ही लोग या तो चिल्ला लीजिए या तो अपनी बात को रख लीजिए। सिर्फ चिल्लाने से किसी चीज का समाधान नहीं होता है। सिर्फ चिल्लाने से अगर किसी चीज का समाधान निकल रहा होता तो सदन की कार्यवाही आज 5 दिनों से स्थगित ना हो पा रही होती। तो चलिए डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आपका रुख करते हुए। डॉक्टर सुनील सर, अब मैं दूसरों का टाइम मैं खाऊं मनीषा जी, अच्छा लगेगा? मेरा टाइम आप खा गया, मेरा टाइम के शर्मा जी, आपकी बात को रखने का भरपूर समय दिया गया है। या तो मैं दोनों से कह रही हूँ, या तो चिल्ला लीजिए या अपनी बात को रख लीजिए कि आप चुप कराइए और एटलीस्ट हमें मौका दीजिए बोलने का। तो ऐसे में सुनील जी बोलते रहे, मैं भी पीछे बोलता रहूंगा। एक मिनट आपके पास अपनी बात रखने का सर। हाँ, तो मुझे अपनी छोटी सी बात रखने दीजिए। मेरा ये कहना है कि देश में जो ये घटनाएं घट रही है, यदि ये उस समय जाग गए होते, प्रधानमंत्री अपने प्रतिनिधि को भेज दिए होते, और ये छोटी सी बात को, जैसे किसान आंदोलन में भी उन्होंने शुरू में नहीं भेजा, जब उनको लगा कि ये छोटा मोटा आंदोलन है ऐसे कुचल दूंगा, जब उनको लगा कि नहीं ये कुचला नहीं जा सकता, ये बहुत मुश्किल है, ये चिंगारी जो है आग बन गई है, तब जाके उनकी जो है ना जू रेंगता है। और यही प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि पहले मैं इसको दबा दूं, वो नहीं दबा पाए, क्योंकि ये आवाज जो थी आम जनता की आवाज थी, हर घर की समस्या थी। ये सिर्फ एक नीट पेपर नहीं है, ये और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक आदमी का पेट में दर्द होता है तो राकेश जी, तमाम सवालों को लेकर आप ही के पास आऊंगी। सवाल सबसे ज्यादा सरकार की ही कार्यप्रणाली पर खड़े हो रहे हैं, सवाल आप ही के पास लेकर आऊंगी। थोड़ा सा सब्र तो करिए राकेश जी। ऐसी भाजपा को ज्यादा टाइम दिया जाता है, उसमें हम गरीब लोग का भी टाइम खाइए। सर देखिए, इल्जाम नहीं, आप ही के सामने उनको चुप करा रही हो ना, मैं आपके सामने उनको चुप करा रही हो ना, तो अपनी बात को रखें। कोई क्या कह रहा है उस पर आपका ध्यान नहीं देना चाहिए, आप अपनी बात रखें। हाँ, तो मनीषा जी, मैं ये सर्व होना चाहिए जिस तरह से के साथ मनीषा जी, और जिस तरह से इस आंदोलन मेरा भी समय आप लिए जो कोशिश किया गया वो काफी गलत है। और इस पे सरकार को शर्म तो उन सभी लोगों को, विपक्षी उन सभी लोगों को आनी चाहिए, शर्म तो उन सभी लोगों को आनी चाहिए जो अपनी राजनीति के चलते या अपनी हंगामे के चलते कहीं ना कहीं सदन की कार्यवाही को भी बाधित कर रहे हैं और करदाताओं के पैसे का भी नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, आपको अपनी बात रखने का भरपूर मौका दिया गया। नहीं सर, रुकिए, डॉक्टर सुनील जी के पास लौटते हुए कार्रवाई रोका है मनीषा जी। के शर्मा सर, अब आप दूसरे पैनलिस्ट का कहीं ना कहीं टाइम जाया कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी 2005 से लेकर 2013 तक, तो उस समय आपको बताता हूँ यही भाजपा जो है ना, प्याज
मनीषा जी, गले में बात आज की हो रही है, चलेंगे पीछे फिर मैं जवाहरलाल नेहरू पर चला जाऊं, राजस्थान की बात करूं, 1967 की बात करूं तो अच्छा मत लगेगा। बोलिए। अरे आपकी बात नहीं आती। इनसे ज्यादा गिरा हुआ भाजपा तो हो ही नहीं सकता। शर्मा जी, आप राजनीतिक विश्लेषक है सर, आप भी थोड़ा सा समझ रखिए। आप भी अगर विपक्ष की तरफ से बोलेंगे तो वो राजनीतिक विश्लेषण नहीं हो पाएगा ना। लेकिन मैं ये जो अन्याय जो हो रहा है उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये आम इंसान लोग का इसको पॉलिटिकल रंग ना दिया जाए। ये वहां के जो लोग हैं वो पाकिस्तानी नहीं है, खाने के टट्टू नहीं है। ये सब जिनको माफी मांगना चाहिए डॉक्टर सुनील कौशिक जी को और राकेश पत्तार जी को, ऐसे गद्दारों को जो आम इंसान को खाने के टट्टू बोल रहे हैं, पाकिस्तानी बोल रहे हैं, घुसपैठी बोल रहे हैं। डॉक्टर सुनील जी, आपके पास लौटते हुए, देखिए तमाम बातों को आप सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बात यही निकलकर सामने आ रही है, जब चिंगारी पूरी तरीके से आग में तब्दील हो गई तब जाकर सरकार की नींद खुली है। लेकिन चलिए, अब खुल ही गई है और बातचीत की पहल लगातार की ही जा रही है और समय भी मांग लिया गया है। तो इस तरह के मामलों में समय हासिल करना समाधान की ओर इशारा करता है या टकराव को और ज्यादा लंबा करता है? आदिवासी लोग जंगल बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। इंतजार कीजिए, आदिवासी लोग जो है डॉक्टर सुनील जी, आप अपनी बात को रखिए। पानी में सोए हुए हैं। अब कैसे बात रखूं, पहले इनको रोकिए आप। बड़ी धरना प्रदर्शन हो रहा है। पोदार जी, केके जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, सुनील जी का टर्न है, उन्हें अपनी बात रखने का मौका दें। सुनील सर, आपसे ये पूछा है, इस तरह के मामलों में जो समय हासिल करने की रणनीति है, इस रणनीति को कहीं ना कहीं समाधान की दिशा में एक अच्छा कदम माना जाए या टकराव और लंबा हो सकता है? क्या कुछ आपका अनुभव कहता हुआ? कोई टकराव, मनीषा जी, कोई टकराव नहीं होगा। एक हफ्ते रुकिए, एक हफ्ते में सब सारी चीजें एक्सपोज हो जाएंगी। अभी अभिषेक ठाकुर का एक्सपोज हुआ है, जो पिस्टल लेकर के और डंडा लेकर के जो हमला कर रहा है, वो रायबरेली का निकला है, उसके खिलाफ कई दर्जन बार FIR हैं। तो कुछ चीजें अभी निकलेंगी और मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं आपके मंच पर। वही तो अभी दीपचंद जी ने सवाल किया था ना कि जब बीजेपी की मर्जी के खिलाफ वहां पर पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो आखिरकार गुंडों की एंट्री किस तरह से हो रही है प्रदर्शन में? तो केके शर्मा जी बता दें, कोई ऐसी मशीन हो जो गुंडा देख लिया करे तो वापस कर दे पुलिस। दीपचंद जी पूछ रहे थे सर, केके जी को क्यों टारगेट कर रहे हैं आप भी? नहीं, मैं कह रहा हूँ दीपचंद जी बता दें, दीपचंद जी बता दें कि कोई व्यक्ति ऐसी मशीन लगी हो जो चेहरे से मालूम कर ले ये गुंडा है। आपकी तरफ आती हुई चिंगारी को मैंने खुद दबा दिया, आप मत भड़किए। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, मैं तो केके मेरा समय पूरा आप केके शर्मा जी को दे दीजिए। केके शर्मा जी बता दें, नहीं सुन लीजिए ना, मैं बता दे रहा हूँ। केके शर्मा जी बता दें कि मैं क्या कह रहा हूँ, CJP का जो प्रवक्ता हटाया गया, क्यों हटाया गया प्रवक्ता? CJP के प्रवक्ता को क्यों वार्ता के लिए भेजा गया? आज CJP का प्रवक्ता आरोप लगा रहा है ना कि आप BJP के लिए काम कर रहे हैं, मनवादियों के लिए काम कर रहे हैं। वही प्रवक्ता आज ये कह रहा है, 2 दिन पहले प्रवक्ता कुछ और कह रहा था। किसानों के लिए जो बार बार आंदोलन की बात कर रही है, माना नहीं। उच्चतम न्यायालय ने जो कमेटी बनाई किसानों के लिए, किसानों ने मानी। 12 बार मीटिंग में नहीं गए किसान। तो ये सब चीजें हैं। मैं फिर दावे के साथ बोल रहा हूं, मेरे देश के छात्र ऐसे नहीं हो सकते जो जाकर के पुलिस पर फायरिंग करें, पुलिस को पीटें, पुलिस के खिलाफ गालियां दें। नहीं हो सकते। पूछ रहे हैं, वही तो दीपचंद जी बार बार पूछ रहे हैं कि अगर हमारे देश के छात्र ऐसा नहीं कर सकते, और हमें भी ऐसा लगता है कि ऐसे छात्र नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो इस तरह की क्रियान्वयन नहीं कर सकता। लेकिन आप ये बताएं ना कि उन लोगों को एंट्री कैसे मिल रही है सरकार की मर्जी के खिलाफ? अरे एंट्री गेट के लिए मनीषा जी, क्या कोई ऐसा गेट है जहां चेहरे से मालूम पड़ जाएगा कि किस तत्व का व्यक्ति है? जी साहब कहिए, भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग हैं वो। आप में हिम्मत थोड़ी चाहिए, बोलिएगा। अपनी बात नहीं बोल सकते आप, निकलेगा कौन है कौन नहीं है, बोलिएगा। लेकिन कोई भी एक व्यक्ति देश का नहीं है छात्रों के साथ नहीं कर दी है। लेकिन वास्तव में छात्र हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं। उन छात्रों की समस्या हर एक व्यक्ति की समस्या है। मेरे घर में भी छात्र हैं, मेरे घर में भी नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, मेरे घर में भी IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। लेकिन हर व्यक्ति, हर एक छात्र के साथ हैं
अमेरिका लंदन कर रहे होंगे। छात्र के रूप में, अरे के शर्मा जी बच्चे जैसी बात है मत करिए मेरे साथ, फिर मैं कुछ कह दूंगा आपको। अमेरिका आराम से सर, मैंने पहले ही कहा कि कराने के लिए नहीं बैठी आपके परिवार में मैं आपको आराम से सुन रहा हूँ, मेरी बात उनसे पूछिए ना। नहीं क्या सुनाना चाहते हो तुम? क्या चिल्ला रहे हैं? नहीं एजेंट के रूप में आप बैठ के, मेरा टर्न है, मुझे बोलने दीजिए। आपके घर में आपको बोलना, आप बोलिएगा। क्या नाम है बताइए, आपके पिता क्या नाम है? अभी घर में को सुसाइड किया है? अभिजीत कौन है? अभिजीत कौन है? अभिजीत का क्या प्रोफाइल है? मुझे बता दीजिए अभिजीत का क्या प्रोफाइल है? बेटी का नाम बताइए, जो आप बताए कि मेरे। अरे अभिजीत का प्रोफाइल क्या है, जरा बता दीजिए मुझे। वो देश के छात्रों का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता है, जरा मुझे बता दीजिए। जो प्रदेश की धरती पर रहकर के आया और छात्रों के साथ खड़ा हो जाएगा, तो भाग के चला जाएगा। जिनके खिलाफ FIR हुई है वो जाकर के कोर्ट में जाकर के हाजिर लगाएंगे। अभिजीत तो भग जाएगा। कौन एग्जाम दिया है? अभिजीत भग जाएगा। अभिजीत अभी शरण पे इंटरव्यू दे रहा है, स्वागत कर रहे हैं भारत सरकार का। अरे बताइए ना, जिन लोगों के खिलाफ FIR हो रही है, अभिजीत उनके साथ खड़ा हुआ क्या? अभिजीत टोटली गुंडा व्यक्ति है, मैं आपके मंच पे कह रहा हूँ। वो गुंडई कर रहे हैं, गुंडई बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगी इस देश में। यहाँ पे बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, संवैधानिक दायरे में रह करके आंदोलन होगा, उनके साथ देश खड़ा होगा। लेकिन सामाजिक ताना बाना तोड़ेंगे, संवैधानिक दायरे से जाकर के आंदोलन करेंगे, कोई व्यक्ति उनके साथ खड़ा नहीं होगा। वो सिर्फ गुंडों में उनकी गिनती होगी। संवैधानिक दायरे में रह करके आंदोलन करें, देश का हर एक बच्चा उनके साथ खड़ा होगा। जेपी आंदोलन भी हम लोगों ने देखा, बीजेपी ऐसी करती हम लोगों ने देखा। एक व्यक्ति से कहीं से सूचना नहीं आई होगी कि किसी को मारा हो, तोड़ा हो। ये 10,000 लोग जाकर के दिल्ली में खड़े होकर के तोड़फोड़ करने लगे, गुंडई करने लगे। अन्ना आंदोलन का तो 1% भी ये लोग नहीं है। अन्ना आंदोलन में कुछ हुआ? एक जगह तोड़फोड़ बता दीजिए मुझे। नहीं, देश का हर एक व्यक्ति वहां पहुंच रहा था, लेकिन 8,000 10,000 लोग पहुंच करके गुंडई वहां कर रहे हैं। और जो पुलिस वहां डिटेक्ट कर रही है, उनके खिलाफ दर्जन कई ऐसे चेहरे पकड़े गए हैं जिनके खिलाफ एक दर्जन से ज्यादा FIR है। इनका जिम्मेदार अभिजीत लेगा क्या? वो जो नहीं, अभिजीत लेगा, राहुल गांधी लेंगे, अखिलेश यादव लेंगे उनकी जिम्मेदारी। एक एक करके अपनी बात को रखें ना। देखिए, सड़क से लेकर जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जिनके खिलाफ दर्जनों FIR हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बहुत हंगामा चल रहा है, लेगा सुबह कौन? से लेके शाम तक हंगामे की खबरें पड़ रही हो। यहाँ पे हम लोग एक सार्थक चर्चा करने के लिए बैठे हैं और वो सार्थक चर्चा करें। तो बोल डॉक्टर सुनील जी से पूछिए ना, मनीषा जी, इनके घर में कौन सा ये नहीं हो सकती कि ऐसे लोग ही वहां उनको उकसा रहे हैं, ऐसे लोग ही उनको तैयार कर रहे हैं, ऐसे लोग ही उनको भेज रहे हैं, ऐसे लोग ही मैनेजमेंट कर रहे हैं उनका, ऐसे लोग ही पीठ के पर्चे से उनके पीछे खड़े हुए हैं। ये दिख रहा है आपकी डिबेट में। ठीक है सर, देखिए मेरे ऊपर या डिबेट के ऊपर या हमारे चैनल के ऊपर किसी भी तरीके का इल्जाम मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। सभी मेहमानों को उनका भरपूर टाइम दिया जा रहा है। आप लिस्ट में आ जाना मेरे ऑफिस में, मैं 10 लोगों की लिस्ट दे दूंगा आपको। ठीक है शर्मा जी, ये सवाल मत किया करिए, बच्चों जैसी हरकतें मत किया करिए यहाँ पे बैठ करके। कौन दिया है आप बताइएगा? जो मेरी भतीजी दे रही है, बना रहा है, मेरी भतीजी दे रही है, मेरी भतीजी दे रही है। आज अब भतीजी बेटी से भतीजी हो गई। अब भतीजी के बात कहेगा मेरे पड़ोस की थी, उसको हम लोग भतीजी मानते हैं। सर, नो मोर पर्सनल अटैक प्लीज। किसको मानते हैं? झूठ बोल रहा है। कोई व्यक्ति नहीं गया वहां आंदोलन में, कोई व्यक्ति आंदोलन में नहीं गया वहां पे। के शर्मा, आप जैसे गुंडे तत्व के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप जैसे असामाजिक तत्व उनका सहयोग कर रहे हैं, आप जैसे लोग संवैधानिक दायरे में कभी नहीं रह सकते। आप जैसे लोग उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, आप जैसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को। शर्मा जी, आप जैसे लोग व्यक्तिगत मत होइए, काला कोट पहन के व्यक्तिगत होने का प्रयास मत करिए मेरे साथ। तो आपको काला कोट व्यक्तिगत होने का बात मत करिए, फिर मैं कह दूंगा बुरा लगे। कल के बच्चे हो, अभी तुमने कुछ देखा भी नहीं दुनिया में। कल आपके घर में अभी दुनिया नहीं देखी क्या शर्मा तुमने? ठीक है, बता रहा हूँ आपको, नहीं क्या दुनिया नहीं देखी। अभी कल के बच्चे हो, तुम्हारे समय बनाए रखे। दीपचंद जी वेट कर रहे हैं अपने टर्न का। दीपचंद जी के पास लौटती हूँ। दीपचंद जी, सरकार लगातार कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, हम चर्चा करना चाहते हैं, तो फिर आखिर सदन में इतना गतिरोध क्यों जारी है? बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं सर? जब ये तमाम सवाल आप हमारे बीच लेकर आ रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर कह रहे हैं, तो सदन में आखिर इन सवालों को लेकर क्यों नहीं पहुंच रहे? बेवकूफ नहीं है,
अरे मछली बाजार हमेशा डिबेट को बनाते हो, उस गंदी व्यवस्था से तुम लोग आते हो, आप लोग कभी आपके साथ दिखना चाहिए। आप जैसे लोग ही संवैधानिक दायरे को खत्म करना चाहते हो। जी सुनील जी, मुझे फेडर डाउन कराना पड़ेगा, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, शांत रहिए। दीपचंद जी से सवाल पूछा गया है, उनको जवाब देने दीजिए। डॉक्टर सुनील कौशिक जी के गुंडे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, अल बल जल जल कुछ भी बोले जा रहे हैं। सर, आप बोलेंगे कुछ भी कर रही हूँ, आप बोलेंगे कुछ भी किसी के खिलाफ, शांत रहें, संयम बरतें। मतलब आप माइंड मेकअप करके आए हैं, आपने शुरू से माइंड मेकअप कर लिया, डिबेट से शुरू से नहीं, आपने माइंड मेकअप कर लिया, शुरू से माइंड मेकअप करके आप आए हैं। जरा सा भी ये समझ नहीं आ रहा है। अरे जरा बड़ा छोड़ दिया, आपको कितना है हमें पता है। शर्मा जी, जरा बड़ा छोड़ दिया, बार-बार कह रही हूँ, जरा बड़ा छोड़िए हमारे सामने, ये जरा बड़ा छोड़िए के लिए नहीं बैठी हूँ। जो माइंड मेकअप करके डिबेट में बैठता है वो बिल्कुल गुंडा होता है। डॉक्टर साहब, आपको माइंड मेकअप करके बैठता है, वो नहीं करता है बिल्कुल, आप उसको वो दिख रहा है मुझे सब कुछ आपका। नहीं, पहली डिबेट से ही आप अपना माइंड मेकअप करके बैठे हैं, ना आप किसी को बोलने देंगे, फिर आप कहेंगे कि मैं बोल रहा हूं, उनका माइक बंद कर दीजिए, और आप बोलेंगे आपका माइक बंद नहीं होगा। कोई व्यक्ति बोले तो आप बीच में कूदेंगे, कोई बोले तो आप बीच में कूदेंगे, कोई भी बोले आप बीच में कूदेंगे, आप बोलेंगे बस, कोई और नहीं बोलेगा। आप कहेंगे वो सब सत्य है, आप बोलेंगे वो सब सच है। अगर कल सरकार विपक्ष को संतुष्ट करती है तो क्या इस आंदोलन में थोड़ी सी नरमी आएगी, और अगर संतुष्ट नहीं कर पाती है, अगर संतुष्ट नहीं कर पाती है, तो कांग्रेस का स्ट्रैटेजी क्या होगी? दीपचंद जी बताइए। बीपी में पानी पीजिए, पानी पीजिए। मुझे पानी पीने की आवश्यकता नहीं है। सर देखिए, चर्चा का समय बीतता जाएगा, लास्ट 2 मिनट्स हैं, लास्ट 2 मिनट्स में दीपचंद जी आपसे मैं पूछ रही हूं कि अगर कल सरकार अपने तथ्यों से विपक्ष को संतुष्ट कर देती है तो क्या इस आंदोलन में नरमी आएगी, और अगर संतुष्ट नहीं करती तो विपक्ष का अगला स्टैंड क्या रहने वाला है? आदरणीय मनीषा जी, देखिए, संघर्षों के साए में इतिहास है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और जिस ओर तरुण बल बढ़ता है उस ओर जमाना झुकता है। देखिए, आज युवाओं के सामने भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ेगा, उन्हें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो जनता युवाओं के साथ पूरा का पूरा विपक्ष खड़ा है आज। और अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि अभी जो कौशिक साहब कह रहे थे कि ये यूथ नहीं है, इनसे पूछेगा 182 पेपर रद्द हुए हैं और 87 परीक्षाएं रद्द हुई है, जिसमें 9 करोड़ बच्चों का भविष्य अंधकार में है। ठीक है, उसके बारे में इन्होंने शब्द नहीं कहा। शर्म ये आती है जब आज एक राजनीतिक बिल्कुल हमारे साथ मिलकर दोनों ही हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए थे, इस चर्चा में भागीदारी दी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सार्थक चर्चा के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कल 2 बजे का समय मांगा गया है जिस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। देखना वाकई में दिलचस्प रहने वाला है कि ये समय हासिल करना एक रणनीति का हिस्सा है या वाकई में किसी तरह की आंदोलन में नरमी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल हमारी पैनी नजर इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनतंत्र टीवी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से यूपी हरित आवरण में सर्वप्रथम है। डबल इंजन सरकार ने विगत 9 वर्षों में हरित आवरण को बढ़ाने में रिकॉर्ड योगदान दिया है। वर्ष 2017 से 2023 के बीच प्रदेश के वन एवं वृक्ष आवरण में 3,38,000 एकड़ की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज हुई। केंद्र की ओर से देश के विभिन्न राज्यों को इस महाअभियान में 100 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें यूपी की भागीदारी 30 करोड़ थी। विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 करोड़ तथा 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधारोपण करके यूपी ने इतिहास रच दिया। आइए इस अभियान को अनवरत आगे बढ़ाएं। जीवन के हर खास अवसर पर एक पेड़ जरूर लगाएं। वक्त हो या बेवक्त, चुनावी एजेंडा आपके साथ खड़े हैं हर वक्त। आज किसान परेशान है, दिल्ली में ट्रिपल खबर चौक की हो या चौबारों की,
केजीएमयू से हटे शहर की हो या बाजारों की, दिखाएंगे वही जिससे जुड़े होंगे आपके सरोकार, बनेंगे आपकी आवाज, क्योंकि जनतंत्र है हम जनता की आवाज। सच बताने का साहस, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले, भ्रष्टाचार से लड़ने की ताकत, लगातार प्रशासन सिस्टम को जगाने की हिम्मत, जनता की आवाज उठाने का जुनून। सबका ग्राफ गिरा, सरकार चली। अखिलेश यादव का केंद्र जनतंत्र टीवी, जनता की आवाज। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से यूपी हरित आवरण में सर्वप्रथम है। डबल इंजन सरकार ने विगत 9 वर्षों में हरित आवरण को बढ़ाने में रिकॉर्ड योगदान दिया है। वर्ष 2017 से 2023 के बीच प्रदेश के वन एवं वृक्ष आवरण में 3,38,000 एकड़ की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज हुई। केंद्र की ओर से देश के विभिन्न राज्यों को इस महाअभियान में 100 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें यूपी की भागीदारी 30 करोड़ थी। विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 करोड़ तथा 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधारोपण करके यूपी ने इतिहास रच दिया। आइए इस अभियान को अनवरत आगे बढ़ाएं। जीवन के हर खास अवसर पर एक पेड़ जरूर लगाएं। समय का पहिया जब तेज चलता है, खबरों का प्रवाह पल पल बदलता है। दुनिया का भूगोल जब तब बदलता है, पैसे का जोर सब पर चलता है। कोई गिरता, कोई संभलता है। सत्ता में शहमात का खेल चलता है। भारत में तानाशाही नहीं, लोकतंत्र चलता है। जनतंत्र करता है हर सवाल पूछने का साहस। इस दौर में एक ऐसा नाम सामने उभरा, खबरों में सिर्फ जनतंत्र चलता है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से यूपी हरित आवरण में सर्वप्रथम है। डबल इंजन सरकार ने विगत 9 वर्षों में हरित आवरण को बढ़ाने में रिकॉर्ड योगदान दिया है। वर्ष 2017 से 2023 के बीच प्रदेश के वन एवं वृक्ष आवरण में 3,38,000 एकड़ की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज हुई। केंद्र की ओर से देश के विभिन्न राज्यों को इस महाअभियान में 100 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें यूपी की भागीदारी 30 करोड़ थी। विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 करोड़ तथा 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधारोपण करके यूपी ने इतिहास रच दिया। आइए इस अभियान को अनवरत आगे बढ़ाएं। जीवन के हर खास अवसर पर एक पेड़ जरूर लगाएं। वक्त हो या बेवक्त, चुनावी एजेंडा आपके साथ खड़े हैं हर वक्त। आज किसान परेशान है। दिल्ली में ट्रिपल खबर चौक की हो या चौबारों की, केजीएमयू से हटे शहर की हो या बाजारों की, दिखाएंगे वही जिससे जुड़े होंगे आपके सरोकार, बनेंगे आपकी आवाज, क्योंकि जनतंत्र है हम जनता की आवाज। सच बताने का साहस, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले, भ्रष्टाचार से लड़ने की ताकत, लगातार प्रशासन सिस्टम को जगाने की हिम्मत, जनता की आवाज उठाने का जुनून। सबका ग्राफ गिरा, सरकार चली। अखिलेश यादव का केंद्र जनतंत्र टीवी, जनता की आवाज। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से यूपी हरित आवरण में सर्वप्रथम है। डबल इंजन सरकार ने विगत 9 वर्षों में हरित आवरण को बढ़ाने में रिकॉर्ड योगदान दिया है। वर्ष 2017 से 2023 के बीच प्रदेश के वन एवं वृक्ष आवरण में 3,38,000 एकड़ की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज हुई। केंद्र की ओर से देश के विभिन्न राज्यों को इस महाअभियान में 100 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें यूपी की भागीदारी 30 करोड़ थी। विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 करोड़ तथा 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधारोपण करके यूपी ने इतिहास रच दिया।
आइए इस अभियान को अनवरत आगे बढ़ाएं। जीवन के हर खास अवसर पर एक पेड़ जरूर लगाएं। बीजेपी ने सरकार के सामने रखी 3 मांगें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। जिन भी छात्रों पर एफआईआर हुई सरकार उन्हें रद्द कराए। आत्महत्या करने वाले छात्रों को 1 करोड़ मुआवजे की मांग। मोदी कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक संशोधन बिल का मसौदा मंजूर। पुराने कानून को और भी कड़ा करने का आश्वासन। सरकार ने कैबिनेट ब्रीफिंग करके पूरी जानकारी दी। पीएम मोदी ने मंत्रियों को इंस्टाग्राम पर एक्टिव होने को कहा। इंस्टाग्राम पर सरकारी योजनाओं को शेयर करने की अपील की। कहा, इंस्टाग्राम पर युवा ज्यादा एक्टिव हैं। मैंने अपना वीडियो पहले इंस्टाग्राम पर डाला। इस्तीफे के नारे के बीच लोकसभा